Hello everyone, welcome to Takshla Law Academy. It's TLA. Okay, I'm Advocate Sneha Soni and आज जो ये वीडियो हमारा आने वाला है तो ये बेसिकली इट इज अ डेमो वीडियो ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट. ओके, तो ये डेमो वीडियो बेसिकली है कि किस तरह से हम ये पूरा जो माइनर एक्ट्स हैं उसको हम किस तरह से कंप्लीट करा रहे हैं इन द पेड ग्रुप. ओके, पेड ग्रुप का ये डेमो वीडियो है ताकि एक आइडिया लग जाए. और डायरेक्टली हमने आपको पूरी जो क्लास 1 है वो हमने आपको पूरी दे दी है ऑन द यूट्यूब, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि हम किस तरह से आप लोगों को कवर कराएंगे. ठीक है, ये तो डेमो क्लास हो गई आपकी जो आप अभी देखेंगे. सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं कि हम अपने पेड ग्रुप में क्या क्या दे रहे हैं, तो पेड ग्रुप में आपके पास क्लासेस आएंगी वीडियो फॉर्मेट में, और जो वीडियोस होंगे दे विल बी यूट्यूब वीडियोस अनलिस्टेड फॉर्मेट में रहेंगे. यानी कि जो भी बच्चे हमें सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ उन्हीं के पास ये वीडियोस जाएगा. ओके, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट चल रहा है, ये जैसे ही एक्ट खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी एक्ट का जितने भी आपके एमसीक्यूज बनते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री, वो आपको कंडक्ट कराए जाएंगे. ठीक है, वो इसी के चार्ज में है, कोई हम अलग से चार्ज नहीं ले रहे हैं. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक्ट आपका मेंस में भी आएगा, तो इसके साथ हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जो कि आपका टाइप्ड फॉर्मेट होगा, पीडीएफ में मिलेगा, ये आपको हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे. इसके साथ हम और क्या दे रहे हैं, इट इज लाइक कि जब आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा उसको हम चेक करेंगे प्लस इवेल्युएट करेंगे. ओके, इवेल्युएशन विल बी देयर. एंड मोड ऑफ टीचिंग, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें, उसी तरह से हमारा मोड ऑफ टीचिंग भी है. तो अगर कोई भी चाहता है हमको ज्वाइन करना तो दे कैन कॉल मी ऑन 7906337226. ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है. इसी नंबर से मेरा इसी नंबर से मेरा व्हाट्सएप है, इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम भी है. तो आप कहीं पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू द क्लास 1 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी. आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी. सो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट. ठीक है, आरजेएस के लिए आप लोगों ने हमको ज्वाइन किया है फॉर द माइनर एज वेल एज फॉर द लोकल एक्ट्स. ओके, अब किस तरह से हम इसको कवर करेंगे पहले ये देख लेते हैं. देखिए, आपको यहाँ पे दो टाइप के नोट्स मिलेंगे, टू टाइप्स नोट्स मिलेंगे. एक जो नोट्स मिलेंगे दैट इज टोटली प्री फोकस्ड, प्लस मेंस के आपको सेपरेट नोट्स मिलेंगे विच आर द टाइप्ड नोट्स, जिसका आप आराम से प्रिंट आउट ले सकते हैं. आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो, आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक, ये आपका रहेगा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और ये आपका रहेगा बेसिकली बेयर को जो अप्लाई करेगा बेयर प्रोविजन से रिलेटेड, एज वेल एज प्लस जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं इन सब चीजों पे ये फोकस करेगा. ओके, तो ये दो तरह के आपके नोट्स रहेंगे. कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे कि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट. ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट हम आज से शुरू कर रहे हैं. जैसे ही ये एक्ट खत्म होगा, ओके, वंस वी फिनिश दिस एक्ट, फिनिश होते ही देयर विल बी अ टेस्ट फॉर प्री, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का रहेगा. हमारी आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि डू अटेंड द क्लास, अटेंड करिए क्लास. प्लस जो भी आपके साथ टेस्ट पेपर हम शेयर करेंगे उसका आंसर राइटिंग करके आप हमको दीजिए. उसकी प्री है तो प्री का आप आंसर की मेरे को भेजिएगा, उसके बाद ही हम आपको अपनी आंसर की भेजेंगे, नहीं तो हम आपको आंसर की भेजेंगे ही नहीं. ठीक है, क्योंकि अगर हमने आपको पहले ही भेज दिया तो भाई आप क्यों करोगे. ओके, क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ मेरे को पढ़ाना है हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है. आई वांट कि जो भी बच्चे मुझसे जुड़े, मेरे साथ जुड़े, उनका अल्टीमेट जो गोल है दैट इज सिलेक्शन. वो सिलेक्शन होना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट गोल. एटलीस्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ माइनर प्लस लोकल लॉ,
इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। मेजर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप वन लाइनर ले सकते हो, वन लाइनर में कवर हो जाएगा। बहुत ही जल्द हम मेजर भी शुरू करेंगे, बट अभी पहले माइनर और लोकल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट पेपर्स भी रहेंगे उसमें। चलिए आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं देखिए हार्डली 7-8 पेजेस के रहेंगे। ओके, तो इसमें कोशिश आप ये करिएगा, अगर आप जैसे मैं आपको पहले नोट्स भेज दूंगी, आप उन नोट्स को लिख लो, ठीक है, या जिस टाइम पे आपने मुझे एक बार सुन लिया उसके बाद आप लिख लो। तो एक बार जब आप अपने हाथ से राइटिंग कर लोगे, क्योंकि अभी टाइम है फॉर योर राजस्थान जुडिशरी का जो प्री है उसमें अभी टाइम है, तो अगर आप एक बार राइटिंग में ये चीज लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या है एक्ट का? इट इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 1 है ऑफ 2003। इंपॉर्टेंट डेट्स, हर एक बेयर एक्ट में जो डेट्स होती हैं दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट की कंसेंट कब मिली थी? 25 फरवरी 2003। एनफोर्समेंट कब हुआ था? 21/3/2003, यानी कि 25 तारीख को कंसेंट मिली है और 21 मार्च 2003 एनफोर्समेंट हुआ है। लेटेस्ट अमेंडमेंट की जब हम बात करेंगे तो लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ है? इट इज एक्ट नंबर 33 ऑफ 2070। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्ट नंबर कौन सा था, ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट का या इसी एक्ट का एक्ट नंबर पूछ लेते हैं। तो एक्ट नंबर इज 33 ऑफ 2017 और पूरा नाम क्या था? राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017। एनफोर्स कब से हुआ है? विथ इफेक्ट फ्रॉम 18/10/2017 से। तो ये जो डेट्स हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक डेट्स हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बेसिक व्हाट आर द कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, तो चैप्टर्स कितने हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल में? देयर आर 7 चैप्टर्स, 32 सेक्शंस। शेड्यूल कितने हैं? 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल A, B, C, D। इसके बाद शेड्यूल में दिया क्या है? शेड्यूल A और B दोनों में मॉडल फॉर्म्स दिए गए हैं जो कि किसके लिए हैं? सेक्शन 22 के लिए है, ठीक है। सेक्शन 22 को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जब हम शेड्यूल A की बात करते हैं तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और जब हम शेड्यूल B की बात करते हैं तो इट इज द अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। तो ये डिफरेंस है शेड्यूल A और शेड्यूल B में। नेक्स्ट आता है शेड्यूल सी। देखिए शेड्यूल सी में जो आपकी बात की जाती है दैट इज रिकवरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है सेक्शन 22 के लिए ही, ठीक है। तो रिकवरी सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें। जब हम शेड्यूल डी देखते हैं दैट इज उसमें फॉर्म दिया गया है इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी का, फॉर्म फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंसी सेक्शन 22B के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्कीम पे कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ द एक्ट। तो स्कीम ऑफ द एक्ट हर बार जब भी आप माइनर पढ़ो या मेजर पढ़ो एक बार इंडेक्स जरूर पढ़ना होता है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि आखिर एक्ट में है क्या। रेंट है तो देखिए टेनेंसी की बात की जाएगी, पोजेशन की बात की जाएगी, अगर कोई ट्रिब्यूनल है उसकी बात की जाएगी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, देन अपील कहाँ होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी है चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 5। रेंट, रिवीजन ऑफ रेंट, इट इज सेक्शन 6 to 7। टेनेंसी 8 to 10 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 जिसमें दिया गया है रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन ऑफ इलीगली इविक्टेड टेनेंट एंड प्रोसीजर देयर ऑफ, यानी कि अगर हम ये घर है, इस घर से अगर हम बंदे को बाहर निकाल देते हैं टेनेंट को, और निकाला किस तरह से गया था? इलीगली निकाला गया था, उसको फिर हम वापस कैसे लेके जाएंगे? तो रिस्टोरेशन की बात कर रहा है और उसका प्रोसीजर तो सेक्शन 11 और 12। नेक्स्ट चैप्टर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन, अपील भी इसी में दिया है, एग्जीक्यूशन भी इसी में दिया है, दैट इज सेक्शन 13 to 22। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5A।
चैप्टर 5A अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस बोथ। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी, टेनेंसी अग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टेनेंसी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5B जो कि बात करता है आपकी रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस है उसमें रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा, ठीक है, उसमें रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की गई है, देन डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे जो आपके सेक्शंस जाएंगे दैट इज 22D से लेके G तक, 22G तक। और यहाँ पे आपके सेक्शंस हैं 22A से लेके 22C तक, ठीक है। यहाँ पे सेक्शंस नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा। फिर आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 आपकी बात करता है एमिनिटीज के बारे में। अब एमिनिटीज होता क्या है, तो एमिनिटीज का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए ये एक बंदा था जिसको घर लेना था, सपोज करो इसका नाम था रवि, इसको घर किराए पे चाहिए, टेनेंसी के लिए चाहिए। ये घर पे जाता है, देखता है ये इसके लैंडलॉर्ड है, इस घर के ये लैंडलॉर्ड है। ये घर पे जाता है, ये देखता है कि अरे वाह यहाँ पे तो एसी लगा हुआ मिल रहा है हमें, अरे वाह यहाँ तो गीजर भी लगा है, हमें तो कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे फर्नीचर भी दे रहे हैं ये लोग, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, रवि को क्या मिला, रवि को एडिशनल चीजें मिली हैं। व्हाट ही इज गेटिंग एडिशनल थिंग्स, एडिशनल चीजें मिल रही हैं जिससे रवि का यहाँ पे रहना और इंजॉयफुल हो गया, ठीक है, और बेनिफिशियल हो गया। तो ये जो चीजें दी गई हैं फॉर द लग्जरी, फॉर आराम के लिए जो चीजें दी जाती हैं वो क्या बन जाती हैं, आपकी एमिनिटीज बन जाती हैं अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो एमिनिटीज आपकी किस सेक्शन में दी गई हैं, दैट आर सेक्शन 23 to 24A। चैप्टर 7 में आपका मिसलेनियस दिया गया है, जो भी चीजें कहीं पे नहीं दी गई हैं वो यहाँ दे दी गई हैं, जो कि जाती हैं फ्रॉम सेक्शन 25 to 32। और इसके बाद आपके क्या आ जाते हैं, शेड्यूल्स आ जाते हैं, तो वो हमने आपके साथ बता दिए कि शेड्यूल कौन कौन से हैं। अब हम आते हैं अपने एक्ट पे। तो जो हमारा एक्ट है उसका जो चैप्टर 1 है विच इज रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी, ठीक है। तो चैप्टर 1 की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम सेक्शन 1 देखते हैं, सेक्शन 2 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, जब हम सेक्शन 1 देखते हैं तो सेक्शन 1 आपकी क्या बात करता है, हमेशा शॉर्ट टाइटल के बारे में बात करेगा, एक्सटेंट के बारे में बात करेगा एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करेगा। तो शॉर्ट टाइटल में नाम क्या है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। एक्सटेंड की जब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल एरिया। म्युनिसिपल एरिया which are comprising the district headquarter of in the state। म्युनिसिपल एरिया जिसमें कि आपके हेडक्वार्टर्स भी आ रहे हैं स्टेट के। तो बेसिकली यहाँ से ये चीज क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, ये पूछा जाता है कहाँ पे एक्सटेंड करता है, तो म्युनिसिपल एरिया ऑफ द स्टेट पूछा जाता है, या स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले तो म्युनिसिपल एरिया हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट निकालती है, नोटिफिकेशन देती है कि भाई आज से हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट एक पर्टिकुलर एरिया पे भी अप्लाई करेगा, तो वो एरिया भी आपका इसके एक्सटेंड में आ जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं एमिनिटीज की, सबसे पहले जब हमारा डेफिनेशन आता है सेक्शन 2 विच डील्स विद डेफिनेशन। तो जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री प्लस मीन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं एमिनिटीज, तो एमिनिटीज से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, या पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी एमिनिटी है या इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एमिनिटीज इन्होंने कैसे डिफाइन किया है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में, तो इट इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी,
पैसेज यानी कि जो रास्ता होता है वो भी, स्टेयरकेस जो जीने होते हैं ऊपर जाने के लिए, नेचुरल लाइट यानी कि जो सनलाइट की बात कर रहे हैं, देन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज का मतलब होता है वॉशरूम, लिफ्ट है, देन कंजर्वेंसी यानी कि जो कंजर्वेटरी बनाई जाती है। आपने देखा होगा किसी किसी घर में, जैसे कि ये आपका घर है, ये तो आपका घर है जो पूरा एस्टैब्लिश है प्रॉपर्ली, इसके बाहर भी एक छोटा सा इस तरह से डोम शेप में बना देते हैं या इसी के एक्सटेंशन में, और इसको भी क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, विच इज अ टेम्परेरी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारी क्या बन जाती है, ये हमारी एक कंजर्वेटरी बन जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेटरी होती है। देन सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विस, टीवी केबल सर्विसेज, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, एमिनिटीज हैं। एमिनिटीज से क्या हो रहा है, आपका वहां पे रहना, उस घर में रहना आरामदायक हो गया, सुख सुविधा मिल गई, आपकी सारी सुविधाएं मिल गई, तो ये आपकी क्या हो गई, एमिनिटीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई पूछ लिया कि पैसेज इज एन एमिनिटी और नॉट, तो यस इट इज एन एमिनिटी। फिर आता है अपीलिएट रेंट ट्रिब्यूनल, सेक्शन 2B, तो ये दिया गया है आपका सेक्शन 19 में, जिस तरह से दिया है कॉन्स्टिट्यूट होगी वही, उसका मतलब यही होता है। देखिए कई बार पूछ लिया जाता है मेंस में कि अपीलिएट रेंट ट्रिब्यूनल होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सीधे सेक्शन 19 डिस्कस करोगे, नहीं, आपको ये बताना होगा कि अपीलिएट रेंट ट्रिब्यूनल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन B विच सेज कि अपीलिएट रेंट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19 एंड सेक्शन 19 गोज थ्रू लाइक दिस। तो पहले आपको सेक्शन 2B बताना होगा, उसके बाद आप सेक्शन 19 बताओगे। इसके बाद आपका आता है 2C। 2C में आपकी क्या बात की जा रही है, लैंडलॉर्ड के बारे में, मकान मालिक कौन होता है। तो मकान मालिक की जब हम बात करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, जिस भी पर्सन को, अब ये पर्सन आया है रेंट पे इस मकान को लेने के लिए, तो यहाँ पे या तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो इसके ओनर होंगे उनको रेंट देगा, या ओनर ने अगर किसी एजेंट को अपॉइंट कर दिया है कि भाई तुम रेंट लेना, मैं बाहर रहता हूँ, सपोज करो ये फॉरेन में रहता है, इसने बोल दिया इस एजेंट को कि भाई तुम ले लेना रेंट, तो ये एजेंट भी हो सकता है। यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु इज रिसीविंग, या तो वो डायरेक्टली ले रहा है, या हु इज एंटाइटल्ड टू, या जो एंटाइटल्ड है, जैसे कि सपोज करो ये एक पर्सन है हु इज अ टेनेंट, किराएदार है, ये घर है जिसमें वो रहता है किराए से, और ये पर्सन है जिसका ये घर ओन्ड है, जिसका ये मालिक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ही इज रिसीविंग दैट थिंग, वो क्या ले रहा है, इससे रेंट ले रहा है, इसको रेंट ले रहा है, इससे ये रेंट ले रहा है। और जो इसकी वाइफ है, अगर हम बात करें इसकी वाइफ की, तो इसकी वाइफ भी एंटाइटल्ड है रेंट लेने के लिए, तो वो भी लैंडलॉर्ड बन गई, ठीक है। रिसीविंग रेंट ऑफ एनी प्रीमाइसेस, क्योंकि इसने ये घर किराए पे दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर हिज ओन, या तो उसका खुद, या तो वो खुद ले रहा है, वेदर इज ओन, या तो वो खुद ले रहा है, या उसने बोला है किसी एजेंट को, ट्रस्ट को, या गार्जियन है, या कोई रिसीवर है, या इसके अलावा भी कोई पर्सन है जो एंटाइटल्ड है कि आप रेंट ले सकते हो। एजेंट कैसे होगा, सपोज करो ये बंदा बाहर रहता है, वो इंडिया में रहता ही नहीं है, ही इज लिविंग इन UAE, तो बाहर जब वो रह रहा है तो इसने किसी एक पर्सन को बोल दिया कि भाई तुम रिसीव कर देना, मुझे ट्रांसफर कर देना। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब ये हो गया कि सपोज करो हस्बैंड वाइफ थे, उनका घर था, उन्होंने वो ट्रस्ट में दे दिया, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद जो उधर से जो भी पैसा आ रहा है वो बच्चों के काम आएगा। गार्जियन, गार्जियन का मतलब ये हो गया कि ये जो घर था वो इन लोगों का था, अब इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो जो इनका बच्चा था, छोटा बेबी था, ही इज अ माइनर, तो माइनर के लिए कोई ना कोई गार्जियन तो होगा, तो ये जो गार्जियन है ही इज अगेन एंटाइटल्ड फॉर द एज अ लैंडलॉर्ड टू रिसीव द रेंट। इसके बाद अगर कोई रिसीवर कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा हो, या कोई और पर्सन जिसको एंटाइटल किया है ओनर्स ने कि आप रेंट ले सकते हो, ठीक है, तो वो सब कौन हो जाएंगे, वो सब आपके लैंडलॉर्ड हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं लीज की,
2D, सेक्शन 2D किसके बारे में बात कर रहा है? लीज के बारे में बात कर रहा है। तो लीज का मतलब यहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल में इट इज सेम एज DPA 1882। क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ पे एक लॉज है जो आपको पता होना चाहिए। 2E आपकी बात करता है म्युनिसिपल एरिया की। तो म्युनिसिपल एरिया इट इज सेम एज डिफाइंड अंडर राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 2F, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीमाइसेस। अब प्रीमाइसेस से आपका क्वेश्चन आया है, ठीक। तो प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? तो प्रीमाइसेस का जो मतलब है वो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, सपोज करो ये एक लैंड है, इसका ये ओनर है, यहाँ पे क्या होती है? खेती हो रही है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड है, ठीक है। सेकेंडली, अब यहाँ पे कोई XYZ पर्सन आता है, सपोज करो श्याम आता है, और ये भी यही बोलता है कि भाई मुझको आप क्या कर दो, रेंट पे दे दो, ठीक है। आप मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो ताकि मैं इस पे क्या करूं, एग्रीकल्चर करूं। इसका पर्पस क्या है? श्याम का पर्पस क्या है? एग्रीकल्चर। तो क्या एग्रीकल्चर के लिए दिया गया जो भी लैंड है वो राजस्थान रेंट कंट्रोल में आता है? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। प्रीमाइसेस की जब हम बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टी जो आप एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हो रेंट पे किसी को भी, वो आपकी नहीं आती है। ये आपकी आती है लैंड रेवेन्यू कोर्ट में और राजस्थान एग्रीकल्चर रेंट में। ये आपकी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एग्रीकल्चरल पर्पस से अगर आप लैंड देने वाले हो तो वो रेंट, वो प्रीमाइसेस नहीं है अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो एग्रीकल्चर पर्पस सबसे पहले अगर ये है, प्रीमाइसेस एनी लैंड नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, प्रीमाइसेस के दायरे में ये नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ए, ये हो गया। बी क्या बात करता है? बी ये बोलता है कि कोई भी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई भी पार्ट जिसमें फार्मिंग नहीं हो रही है, नॉट फार्म बिल्डिंग, या जिसमें अभी आपने देखा होगा जैसे खेत होते हैं, ठीक है। खेत के साथ में आपको डायग्राम बना के बताते हैं, डायग्राम से बहुत अच्छे समझ में आता है। सपोज करो किसी की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, यहाँ पे घर बनवा रखे हैं, ये इनके घर है, ठीक है, ये सब इनके हाउसेस है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शेड बनवा रखी है, यहाँ पे इन्होंने शेड बनवा रखी है। और यहाँ की जो लैंड है ये पूरी किस लिए यूज हो रही है? एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रही है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रीमाइसेस के अंडर आएगी, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपकी प्रीमाइसेस के अंदर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी आएगी, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। ये क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ से पैदा हो रही हैं वो वहाँ यहाँ पे रखी जा रही हैं, इनको सेव किया जा रहा है यहाँ पे, और ये तो ऑलरेडी एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करेगा, यहाँ भी अप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया पे अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग नॉट फार्म बिल्डिंग। यहाँ पे फार्म बिल्डिंग कौन सी है, ये वाली है फार्म बिल्डिंग, तो ये प्रीमाइसेस में नहीं आएगी, और ये वाली बिल्डिंग बिल्कुल आएगी। इसके बाद और ऑफ यूज, जिसका पर्पस ऑफ यूज क्या है, जिसका पर्पस ऑफ यूज क्या है, इसमें पर्पस ऑफ यूज क्या है, इट इज रेजिडेंशियल यूज, कमर्शियल यूज और अदर पर्पसेस। या तो आप उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर रहे हो, अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें, आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, सपोज करो इस पार्ट में बंदा रेजिडेंट कर रहा है, रह रहा है, यहाँ पे इसने सपोज करो छोटी सी कोई मिल लगा रखी है, कमर्शियल हो गया, यहाँ पे इसने रेस्टोरेंट बना दिया, ठीक है। तो ये सब कैसे हो गए आपकी
ये आपकी राजस्थान रेंट कंट्रोल में कवर करेगा प्रेमाइसिस में, ठीक। इसके बाद आता है इंक्लूडिंग, और क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो दैट इज इंक्लूडिंग फर्स्ट गार्डन, ग्राउंड्स, गोडाउन, गैरेजेस एंड आउट हाउस इफ एनी, मतलब कि घर से जुड़े हुए गार्डन हो गए, ग्राउंड्स हो गए, गोदाम हो गए एंड गैरेज हो गया, आउट हाउस हो गया। अपॉर्टेंट टू सच बिल्डिंग और पार्ट, अपॉर्टेंट यानी कि उससे जुड़ा हुआ, बिल्डिंग से जुड़ा हुआ, ओके। इसके बाद सेकंड बात कर रहे हैं कि अगर कोई फर्नीचर लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ है कि भाई आप यूज कर सकते हो, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, दैट विल ऑल्सो कम अंडर premises, that will also come under premises। इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई फिटिंग है, सपोज करो गीजर की है, एसी की है, या कोई और एमिनिटीज है विच इज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग और पार्ट, जो कि बिल्डिंग में या तो आपको दी जा रही है या किसी पार्ट में लगी हुई है, फॉर मोर बेनिफिशियल इंजॉयमेंट, जिससे कि आपका वहां पे रहना और ज्यादा आरामदायक बन जाता है, वो भी क्या आ जाएगा, प्रीमाइसेस में आ जाता है। फोर्थ आपकी बात करता है एनी लैंड अपॉर्टेंट विथ सच बिल्डिंग और पोर्शन और पार्ट, सच बिल्डिंग और पार्ट, इसके साथ में अगर कोई लैंड भी जो साथ में जुड़ी हुई है, वो भी आपकी प्रीमाइसेस में आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये आपका घर है और इस घर में ये कुछ एक रास्ता टाइप का दिया है जो आपके घर में ही आ रहा है, ऐसे रास्ता है, फिर आपने ऐसे है, मेन रोड नहीं है, ये आपके घर के ही रास्ता हो है जो आपके घर के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, घर के ही अंदर का है, तो ये क्या है, अटैच्ड रास्ता है, अटैच्ड चीजें हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्रीमाइसिस में आ जाता है। प्रीमाइसिस डज नॉट इंक्लूड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रूम और अदर एकोमोडेशन इन होटल, धर्मशाला, इनका मतलब होता है जो छोटे होटल्स होते हैं, ठीक है, सराय, लॉज, बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल्स, अगर इधर पे कोई भी अगर चीजें हैं, कोई भी रूम है या अदर एकोमोडेशन है, वो प्रीमाइसेस में नहीं आता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें जब एक्सप्लेनेशन में आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं, तो देखिए जब आपको घर दिया गया, घर के ऊपर छत भी दी गई, ठीक है, अब छत की जो बात है, आपका जब एग्रीमेंट हुआ, जब आपका या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या तो आपका एग्रीमेंट होगा या आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि आपको छत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये मान के चलिएगा कि वो आपके पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस में नहीं आता है, जो चीज आपको लेट आउट की गई है। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द टॉप ऑफ द रूफ, यानी कि जो आपकी छत है, शेल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रीमाइसेस लेट आउट टू अ टेनेंट, वो नहीं है आपकी अथॉरिटी में, वो प्रीमाइसेस में नहीं आती है, जो एरिया आपको रेंट पे दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज सेक्शन 2FA, रेंट अथॉरिटी। तो रेंट अथॉरिटी की भी जो डेफिनेशन है वो सेम है, जो कि ऑफिसर अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 22A में। रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 2G जो बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल, जो कि दिया गया अंडर सेक्शन 13। सीनियर सिटीजन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, तो ये दिया गया है आपके 2H में। तो यहाँ पे जो एज रेंज दी गई है, या तो वो 65 ईयर्स के हैं या 65 से ज्यादा है, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, इट इज 65 या +65। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज टेनेंट, यानी कि किराएदार, 2I। टेनेंट कौन होते हैं, टेनेंट वो पर्सन होते हैं, पर्सन बाय हुम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाफ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। सपोज करो ये एक पर्सन है जिसको या तो अपने लिए क्या चाहिए, घर चाहिए रेंट पे, ओके, या
इसकी वाइफ है या इसके कोई रिलेटिव है, ठीक है, जिसके अकाउंट में मतलब कि ही इज पेइंग द रेंट, ओके, ऑन हिज बिहाफ या ऑन हिज अकाउंट, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट, इसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, रह ये रहा है इसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली कि भाई पेमेंट जो भी होगा इस प्रेमाइसिस का आप पे करोगे लैंडलॉर्ड को, ये आपका लैंडलॉर्ड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, पर्सन बाय होम, जब ये खुद रह रहा है, पर्सन बाय होम व्हेन ही इज एंगेज्ड इन दिस रेंट, फिर ऑन हुज अकाउंट, ऑन बिहाफ, कोई भी पर्सन अदर देन दिस पर्सन, लेकिन ही इज पेइंग द रेंट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, पे रेंट इज पेएबल टू हिज लैंडलॉर्ड, जिसके ऊपर लाइबिलिटी आती है रेंट देने की वो टेनेंट होता है। ऑल्सो इंक्लूड्स, और किसको इंक्लूड करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि भाई ये पर्सन था जो कि घर में रह रहा था और जिसके अगेंस्ट इसने सपोज करो रेंट नहीं दिया या इसने कुछ ऐसी चीजें की है कि इसके अगेंस्ट ऑर्डर आया है या डिक्री आई है कि भाई आप निकल जाओ, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी हो गया है और आपसे बोला गया है कि आप इस घर से निकल जाओ, लेकिन तब भी वो इस घर में क्या है, रह रहा है, तो फिर ये भी पर्सन क्या है, टेनेंट ही है। ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी दो तरह से हो सकती है, या तो ऑर्डर आया है या डिक्री आई है, तो वो पर्सन भी क्या है, टेनेंट कहलाएगा जब तक वो घर से नहीं निकल जाता है। अब यहाँ पे जो हमने देखा टेनेंट, जो सेक्शन 2I में दिया गया है टेनेंट की डेफिनेशन, इसमें एक क्लॉज ये था, ठीक। सेकेंड क्लॉज में ये बोला गया है कि सपोज करो अगर ये जो पर्सन है जिसने किराए पे लिया है उसकी डेथ हो गई, तब क्या। तो यहाँ पे जब हम इवेंट ऑफ डेथ की बात करते हैं तो दो रिस्पेक्ट में बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं रेजिडेंशियल रिस्पेक्ट में और एक बात करते हैं कमर्शियल रिस्पेक्ट में, एंड दीज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस। प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जब हम रेजिडेंशियल पर्पस की बात करते हैं तो अगर सपोज करो इस पर्सन ने रेंट पे लिया है और इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, रेजिडेंशियल पर्पस, तो यहाँ पे कौन टेनेंट बन जाएगा, तो दैट इज सर्वाइविंग स्पाउस, यानी कि इसकी पत्नी, इसका बेटा, डॉटर, मदर, फादर, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विथ हिम, जो कि साथ में रह रहते उसके साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, रेजिडेंशियल पर्पस में हो जाएंगे अगर बंदे की डेथ हो गई। नेक्स्ट आता है कमर्शियल पर्पस जो दिया गया है बी में, तो यहाँ पे अगर कमर्शियल पर्पस में उसमें अगर डेथ हो जाती है, कमर्शियल पर्पस के लिए किराए पे ली थी प्रॉपर्टी और उसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, दे आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और रेजिडेंशियल में। बस यहाँ पे क्या था, ऑर्डिनरली कैरिंग अ बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम, यहाँ पे वो बिजनेस कैरी कर रहे थे साथ में, वहां पे वो रह रहे थे साथ में, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है 2J। 2J में बात कर रहे हैं ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल, दो ट्रिब्यूनल की बात की गई है, अपीलिएट रेंट ट्रिब्यूनल और डायरेक्ट रेंट ट्रिब्यूनल। अपीलिएट जुरिस्डिक्शन की भी बात की है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की भी बात की गई है। नेक्स्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 3, ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो सेक्शन जो 3 है ये आपकी स्पेसिफिकली बात करता है चैप्टर 2 एंड 3। चैप्टर 2 एंड 3 में क्या दिया गया है, चैप्टर 2 में आपका दिया गया है रिवीजन ऑफ रेंट। चैप्टर 2 में क्या दिया गया है आपका, रिवीजन ऑफ रेंट, और चैप्टर 3 में आपका दिया गया है टेनेंसी। ये पूछा गया है कि भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि किस पे अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, या किस पे अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो आपके सेक्शन दिया गया है उसमें स्पेसिफिकली दिया गया है कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 किस पे किस प्रीमाइसिस पे, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसिस, किस एरिया में क्या किस प्रीमाइसिस पे अप्लाई नहीं करेगा, एंड टेनेंसी, कौन टेनेंट है कि अप्लाई नहीं करेगा, ठीक। तो क्या बोला मैंने, कहाँ पे किस कब चैप्टर 2 और चैप्टर 3
अप्लाई नहीं करेगा टेनेंसी और सर्टेन प्रीमाइसेस पे। तो जब हम सर्टेन प्रीमाइसेस की बात करते हैं तो वो भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इज जो इसमें क्लॉजेस 1 टू क्लॉजेस 3 है, दे आर द रिपील्ड क्लॉजेस। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि चैप्टर 2 एंड 3 ऑफ दिस एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग, इन सब पे अप्लाई नहीं करेगा। प्री में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला भाई सीधी सी बात है, अगर कोई प्रीमाइसेस, अगर सपोज करो ये मकान है, अगर ये प्रीमाइसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या लोकल अथॉरिटी ने किराए पे लिया है या इनको ये बिलोंग कर रहा है, तो भाई एक बात बताइए, क्या वो रेंट देंगे? नहीं। ठीक है, रेंट देंगे। अगर बिलोंग कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। लेट आउट दिया है तो उनके लिए अलग से होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उनके रेट बहुत कम होते हैं। ठीक, तो एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू और लेट आउट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा यहाँ पे भी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कोई भी प्रीमाइसेस है, दिस इज द प्रीमाइसेस जो किसको बिलोंग कर रहा है या जिसको किराए पे दिया गया है, टू द बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट कैसा है? जिसको या तो सेंट्रल एक्ट से बनाया गया है या राजस्थान के किसी एक्ट से बनाया गया है। तो इस बॉडी कॉर्पोरेट ने अगर कोई प्रीमाइसेस उसको बिलोंग कर रहा है या उसने लेट आउट किया हुआ है तो उस पे भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कोई भी प्रीमाइसेस जो कि बिलोंग कर रहा है टू ए गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की बात करें, अगर आप बैरक देखते हो तो वहां पे दिया गया है सेक्शन 617 कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन जब आप 2013 का देखते हो तो इट इज सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 जो बात करता है गवर्नमेंट कंपनी की। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई कोई भी प्रीमाइसेस विच इज बिलोंगिंग टू द कंपनी एक्ट, जो कहाँ से गवर्न हो रही है, अंडर सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट, उस पे भी चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है क्लॉज 7। क्लॉज 7 की बात करते हैं, जहां पे जो प्रीमाइसेस है वो किसका है, दैट प्रीमाइसेस बिलोंग्स टू देव संस्थान डिपार्टमेंट। ठीक है, देव संस्थान डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, जिसको कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है या मैनेज कर रही है। तो ये क्या है, सपोज करो कि ये देवस्थान है, जिसको कौन कंट्रोल या मैनेज कर रहा है, दैट इज कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रीमाइसेस है जो देवस्थान देवस्थान डिपार्टमेंट का है, यानी कि जहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है, वो भी आप उसमें भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड को प्रीमाइसेस जो है वो वक्फ बोर्ड का है, जो कि वक्फ आपका रजिस्टर किया गया है अंडर वक्फ एक्ट 1995, तो उस पे भी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कोई भी प्रीमाइसेस जो बिलोंग करता है रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल ट्रस्ट या कोई ऐसे क्लासेस ऑफ ट्रस्ट है जिसको स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उन प्रीमाइसेस पे भी आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सब जगह अप्लाई करता है। इसके बाद आता है 9th क्लॉज, जो बात करता है कि कोई भी प्रीमाइसेस जो कि बिलोंग करता है या विच इज वेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूनिवर्सिटी कभी भी एस्टैब्लिश की गई है, तो वहां पे भी आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। देन इसके बाद आता है बैंक। 10th क्लॉज आपका बात करता है कि अगर कोई भी प्रीमाइसेस है जिसको किराए पे दिया गया है, किसके पास, बैंक के पास। बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक को स्पेसिफिकली बताया गया है, क्लॉज 10 के लिए जो बैंक है दैट हैज बीन स्पेसिफिकली डिफाइंड। तो उसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, सबसे पहले आता है आपका एसबीआई। बैंक इन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन में, तो दैट इज सबसे पहले है आपका एसबीआई।
नेक्स्ट आता है SBI से भी जो सब्सिडरी बैंक होते हैं, मतलब ब्रांचेस ऑफ SBI, वो सारे जितने भी हैं वो भी बैंक के अंतर्गत आएंगे। देन इसके बाद आता है कोई भी नया बैंक जो बना है बाय द एक्ट ऑफ न्यू बैंक एस्टैब्लिश्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रेड ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 या अंडर सेक्शन 3, ये अंडर सेक्शन 3 रहेगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970। और उसी के साथ में ही अगर बैंकिंग कंपनी, एक तो 1970 के बाद सेम चीज आपकी आई थी 1980 वाली, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1980, तो इसमें भी अंडर सेक्शन 3, इसके अंतर्गत आपका बैंक बना हो, कोई भी नया बैंक जो बनाया गया है वो इसके अंतर्गत बनाया गया है, या कोई जैसे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, कोई और बैंक है जो कि कैसे बैंक है, विच आर द शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक जिनको डिफाइन किया गया है बाय द RBI एक्ट 1934। तो ये सारे बैंक्स आपके बैंक की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी बैंक है, कोई भी प्रीमाइसेस है जिसको लेट आउट किया गया है, किसको, बैंक को, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या कॉरपोरेशन है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब LDA हो गया, कॉरपोरेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, जिसको एस्टेब्लिश किया गया बाय द स्टेट एक्ट और द सेंट्रल एक्ट। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे जब हम ये चीजें तो क्लियर हो गई कि इतनी चीजें हैं, बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट एक्ट एंड सेंट्रल एक्ट। तो अगर इनको लेट आउट किया गया है तो भी चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं करेगा, ठीक। जब मल्टीनेशनल कंपनीज में आते हैं, ये जो कंपनीज हैं, इसमें थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो जाता है, इस पे भी चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं करता है। लेकिन कब नहीं करेगा, ये तब नहीं करेगा जब तक इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 1 करोड़ और मोर है। और ये जो चीज है ना, पेड अप शेयर कैपिटल वाली, ये चीज आपसे प्री में पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 करोड़ याद रखना जरूरी है। मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आता है, और कहाँ पे नहीं अप्लाई करेगा चैप्टर 2 और 3, तो वहां पे अप्लाई नहीं करेगा टू एनी प्रीमाइसेस जहां पे जो सिटीजन जिसको दिया गया है लेट आउट, जिसको किराए पे दिया गया है, वो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, या एम्बेसी है, या हाई कमीशन है, या लीगेशन है, जुडिशरी से रिलेटेड कोई बंदा है विच इज फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, या कोई और बॉडी है ऑफ द फॉरेन कंट्री, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्पेसिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट में कि भाई आपके ऊपर चैप्टर 2 या चैप्टर 3 अप्लाई नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लॉज 11। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सेक्शन। इसके बाद आपका जो सेक्शन आता है दैट इज सेक्शन 4, जो बात करता है रेंट टू बी एज एग्रीड, यानी कि किराया कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जो भी रेंट तय होगा, रेंट पेबल, जो भी दो लोगों के बीच में रेंट तय होता है, यानी कि जो टेनेंट है या जो लैंडलॉर्ड है, इन लोगों के बीच में जो भी रेंट तय होगा दैट शुड बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो भी आप रेंट तय करोगे वो आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग ही तय करोगे, ठीक है। इसके बाद रेंट कितना होना चाहिए, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड की डिमांड है सपोज करो 5,000, टेनेंट ने बोला नहीं हम 4,000 देंगे, फिर लैंडलॉर्ड ने बोला ठीक है तुम एक काम करो 4.5 दे दो। तो इसी तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एग्री कर लेते हैं दोनों लोग जितना होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका बेसिक दिया गया है, यहाँ पे अगर रेंट आपसे पूछा जाएगा, ठीक, तो रेंट डज नॉट इंक्लूड, शेल नॉट इंक्लूड, ठीक है, शेल आ गया भाई, मैंडेटरी है, शेल नॉट इंक्लूड द चार्ज पेएबल फॉर द एमिनिटीज। यानी कि एमिनिटीज अगर हम आपको दे रहे हैं, रेंट
इंक्लूड नहीं करेगा, उसके लिए आप सेपरेटली पे करोगे, ठीक है, विच में बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली एंड शैल बी पेबल अकॉर्डिंगली। यानी कि सपोज करो भाई म्यूचुअल एग्रीमेंट से इन्होंने तय किया, टेनेंट ने और लैंडलॉर्ड ने, कि 4,500 रेंट रहेगा। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने बोला कि भाई हमने तुमको एसी भी दिया है, हमने तुमको गीजर भी दिया है, हमने तुमको एसी दिया, हमने तुमको गीजर दिया, हमने तुमको गैरेज दे दिया, तो इन सब के लिए आपको मंथली 500 रुपीज अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो रेंट है, इसके बाद ये 500 रुपए अलग से, तो टोटल कितना हो गया 5,000, ठीक। तो ये फिर इसका रेंट बनता है। नेक्स्ट आता है कि पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट कैसा होना चाहिए। पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टेनेंट। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सेक्शन 5, तो सेक्शन 5 में आपके 4 क्लॉजेस हैं। 4 क्लॉजेस में जो पहला क्लॉज है वो बेसिकली बात करता है कि कब तक पेमेंट हो जाना चाहिए। पहला आपका बात करता है व्हेन, दूसरा बात करता है रिसिप्ट के बारे में, तीसरा बात करता है मोड के बारे में, किस तरह से आप पे करोगे, दिस इज अबाउट द मोड, टेनेंट किस तरह से पे करेगा। और जो फोर्थ बात करता है दैट इज अबाउट द लैंडलॉर्ड को शेयर करना है अकाउंट नंबर। तो लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो सबसे पहले जब हम आते हैं सेक्शन 5 में, दैट्स अबाउट द पेमेंट एंड रेमिटेंस ऑफ रेंट बाय द टेनेंट। तो यहाँ पे अगर एग्रीड है, सपोज करो एग्रीमेंट में लिखा है, जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई ठीक है, आपका जो ड्यू होता है वो 1 तारीख से होता है, आप 20 दिन के अंदर दे दो, ठीक है, 20 दिन के अंदर दे दो, तो ठीक है अगर एग्रीड है। अगर एग्रीड नहीं है तो यहाँ पे 15th डे ऑफ द मंथ, 15वें दिन तक, ठीक है, 15th डे ऑफ द मंथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक। 15th डे ऑफ द मंथ टेनेंट को पे करना ही करना है, शैल है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक चीज बताओ, ये टेनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को अपना रेंट दे दिया, सपोज करो 5,000 रुपए दे दिए। लैंडलॉर्ड की ड्यूटी क्या है, लैंडलॉर्ड का एंटाइटलमेंट है कि उसको, लैंडलॉर्ड का क्या है, लैंडलॉर्ड के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, लैंडलॉर्ड के ऊपर इट्स एन ऑब्लिगेशन कि जब आपको पेमेंट मिल जाए आपको क्या देना है, रिसिप्ट देना है, टेनेंट को रिसिप्ट देना है। तो टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट बाय लैंडलॉर्ड और ऑथराइज्ड एजेंट। अगर वो लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड से लेंगे, लैंडलॉर्ड को नहीं एजेंट को दे रहे हैं तो एजेंट से लेंगे। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट या तो आप पर्सनली दे सकते हो, भाई सपोज करो ये घर है, दिस इज होम, ऊपर आपके लैंडलॉर्ड रहते हैं, नीचे आप रहते हो, टेनेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप पर्सनली इनको कैश में भी दे सकते हो, चेक में भी दे सकते हो, और बैंक ड्राफ्ट डीडी भी दे सकते हो, बैंक का ड्राफ्ट दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनली पेमेंट की बात हो गई। दूसरा पेमेंट इन बैंक अकाउंट, आप रहे एक ही घर में रहे हो लेकिन हम पेमेंट किस तरह से करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड आपकी बात करता है बाय रेमिटिंग थ्रू पोस्टल मनी ऑर्डर। रेमिटिंग का मतलब होता है पैसा देना, पैसा भेजना, ठीक है, देना भी नहीं, पैसा भेजना होता है। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टल मनी ऑर्डर, हमने बाय पोस्ट आपको पैसा भेज दिया। फोर्थ जब हम बात करते हैं दैट इज लैंडलॉर्ड शेल। अब ये लैंडलॉर्ड का एक ऑब्लिगेशन है कि जब भी आप रेंट पे दोगे तो वहां पे आपको डिस्क्लोज करना होगा, जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट बनता है आपको उसमें अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर प्लस बैंक का नाम, बैंक का नाम सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक है और उसका अकाउंट नंबर, ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखो ये है आपका म्युनिसिपल एरिया, ये है क्या, म्युनिसिपल एरिया, आपका मकान है यहाँ पे जिसको आपने दिया है टेंट पे, ठीक। तो इसी म्युनिसिपल एरिया का बैंक होना चाहिए और इसी बैंक का आप क्या दोगे, अकाउंट नंबर दोगे प्लस बैंक का नाम बताओगे, इन सेम म्युनिसिपल एरिया इन रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तब क्या करेंगे, तो टेनेंट को आप नोटिस की तरह से भेज सकते हो रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ, और एक्नॉलेजमेंट ड्यू। अब एक्नॉलेजमेंट ड्यू का क्या मतलब होता है, जब भी रजिस्टर्ड पोस्ट आती है
देखिए जब भी रजिस्टर्ड पोस्ट आती है वो इस तरह से आती है, यहाँ पे रिसीविंग होती है, यहाँ पे एक जगह, दो जगह पे आपके साइन कराए जाते हैं। साइन कराने से क्या होता है कि भाई ठीक है हमने रिसीव कर लिया, ये होता है आपका एक्नॉलेजमेंट दैट आई हैव रिसीव्ड दिस थिंग। तो ये आपका रेंट का फर्स्ट लेक्चर था। आई होप अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच।